के प्राइवेट स्कूल में एक वाक़या हुआ जिसमें 11 साल की स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। इससे पहले कराची में भी एक इस तरह का वाक़या हो चुका है जिसमें एक स्टूडेंट ने छत से जो है वो छलांग लगा दी थी। ये वाक़यात सिर्फ कराची और हैदराबाद तक महदूद नहीं है, बल्कि मुल्क के हर शहर में या हर जगह पे इस तरह के वाक़यात होते हैं। कोई रिपोर्ट होते हैं मीडिया में, बहुत ज़्यादा कोई रिपोर्ट नहीं होते। और सिर्फ ये हमारे मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर भी इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसमें बच्चे खुद को स्कूल में नुकसान पहुंचा लेते हैं या किसी दूसरे स्टूडेंट को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो आज की ये वीडियो है कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, खुद को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं। सेल्फ हार्मिंग के हवाले से ये वीडियो है और ख़ास तौर पे वो स्कूल में ही ये जाके ये नुकसान खुद को क्यों पहुंचाते हैं। तो इस हवाले से मेरी ये वीडियो है, ये पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। इसको एंड तक देखिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। पहले ये जानते हैं कि सेल्फ हार्मिंग से क्या मुराद है। सेल्फ हार्मिंग से मुराद ये है कि जिसमें बच्चा किसी भी तरीके से खुद को नुकसान पहुंचाए, चाहे खुद को किसी तेजदार आले से खुद के बाजू पे कट लगाए, दांतों से अपने बाजू पे काटे या रबर बैंड से बाजू को बांध ले, खुद को मारे, तकलीफ दे या किसी भी तरीके से खुद को नुकसान पहुंचाए, भूखा प्यासा रहे। और इसकी सबसे जो एक्सट्रीम लेवल होता है, सबसे जो लास्ट लेवल होता है, उसमें वो खुदकुशी कर लेता है या खुद को मारने की कोशिश करता है। तो जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिसमें से पहली वजह तो ये है कि बच्चे को उस चीज़ों की समझ ना हो, बल्कि वो दूसरों को ऐसा करता हुए देखता हो, खुद के साथियों को, इस तरह की कंपनी हो, इस तरह का मीडिया में वो उसने कोई चीज़ देखी हो जिसका उसको मतलब नहीं मालूम हो कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। सिर्फ वो उसको देख के उसको ये भी नहीं मालूम हो कि ये इससे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ वो एक फ़न के तौर पे करे कि मैं इसमें रुक जाऊंगा, लेकिन आखिरकार वो उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम इस पे हो जाए। जैसे कि आपको याद होगा कि कई साल पहले सद्दाम हुसैन को जब फांसी हुई, तो वो फांसी की खबरें और वो चीज़ें जब मीडिया में नशर हुई, तो किसी जगह के कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे, इसी तरह से परफॉर्मेंस दे रहे थे और बेध्यानी में उसको बच्चे को फांसी हो गई या उसकी ज़िंदगी का खात्मा हो गया। तो दूसरी कंपनी से या मीडिया से इससे बच्चों में ये यानी कि हैबिट डेवलप हो सकती है और वो इस तरह की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, ये ना जाने बगैर कि उसमें क्या नुकसान हो सकते हैं या ये इतना संजीदा हो सकता है। तो इस तरह की कंपनी से दूर रखना चाहिए, मीडिया से दूर। इस तरह के तशद्दुद आमेज़ जिस तरह से कार्टून वगैरह भी होते हैं या कोई इस तरह की जो चीज़ें उसको पुरतशद्दुद चीज़ें या वायलेंस वाली चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, उससे दूर रखना चाहिए। तो ये तो हो गई इसकी पहली वजह। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो उसमें सेटिस्फेक्शन महसूस करता हो। सेटिस्फेक्शन किस तरह की? मसलन अगर किसी शख्स को कोई इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो उसको फिज़िकल जो पेन होता है वो इतना फील नहीं होता, तो लिहाजा वो अपने इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को अजियत देने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं कि वो डिप्रेशन वाले इन्वायरमेंट में रह रहा हो, उसके घर का माहौल डिप्रेसिंग हो, वो ब्रोकन फैमिली में हो, पेरेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते हों या पेरेंट्स किसी एक बच्चे को ज़्यादा तवज्जो देते हों, दूसरे बच्चे को तवज्जो ना देते हो, वो एहसास कमतरी का शिकार हो। डिप्रेशन का इन्वायरमेंट इस कदर ख़तरनाक होता है कि आपको ये सुन के हैरत होगी कि दूसरे ममालिक में जहाँ पे जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, सिर्फ वही नहीं, जो उन्होंने पेट एनिमल पाले होते हैं, जो पालतू जानवर पाले होते हैं, उन तक में वो डिप्रेशन के असरात होते हैं। और दूसरे मुल्कों में उन जानवरों के लिए भी कंसल्टेंट होते हैं, डॉक्टर होते हैं जो उनके डिप्रेशन का इलाज करें। लेकिन हम जो है वो अपने बच्चों पे भी तवज्जो नहीं देते कि हमारे लड़ाई झगड़े का या डिप्रेशन वाले माहौल का बच्चों के ऊपर क्या असर होगा। इसी तरीके से अगर वो बच्चा अब्यूजिंग का शिकार है, किसी भी टॉर्चर का शिकार है, किसी भी किस्म के फिजिकली या कुछ किसी भी तरह से, तो वो उस सूरत में भी खुद को तकलीफ दे सकता है, उसमें कोई गिल्ट है या वो खुद को कमतर समझता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो उसको सेल्फ हार्मिंग की तरफ ले जा सकते हैं या वो खुद को मजलूम साबित करना चाहता है। अब हम पढ़ते हैं कि इस सिलसिले में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, स्कूल का क्या रोल होना चाहिए। तो पेरेंट्स और स्कूल का ये रोल होना चाहिए कि वो ये आइडेंटिफाई करें कि उसमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर या वो कहीं इन्वायरमेंट में यानी कि डिस्टर्ब तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, या वो किसी जगह पे बुलिंग का शिकार तो नहीं है। अब एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या होता है, बुलिंग क्या होती है, इस हवाले से मेरी वीडियोस मौजूद हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। और ये भी एक बड़ी वजह होती है बच्चों के खुद को नुकसान पहुंचाने की। इसी तरीके से और क्या वजूहत हो सकती हैं कि या और क्या उसका हल हो सकता है कि पेरेंट
ये देखें कि कहीं पहले तो उससे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग बनाए, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए, वो हर बात आपसे शेयर करे। और उससे आप अगर वो इस तरह का वाकया हो जाता है तो उस सूरत में पेरेंट्स को पैनिक का शिकार नहीं होना चाहिए, ना ही उसको से इमोशनल ब्लैकमेल होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि उसके सामने खौफ जाहिर करें या उससे ये कहें कि आप ऐसा नहीं करना, मैं आपको हर चीज़ दे दूंगा या फलां बात मान लेंगे। उससे उसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग की आदत पड़ जाएगी, बल्कि आप ये जानने की कोशिश करें कि उसका क्या रीज़न है, उसका क्या वजह है, और इस तरीके से उसकी वजह को दूर करने की कोशिश करें। और यकीनी तौर पे ज़्यादातर मोर देन 90% ऐसा हो सकता है कि आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़े। ये कंसल्टेंट जो है वो साइकाइटिस्ट भी होगा और साइकोलॉजिस्ट भी। साइकाइटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है? साइकाइटिस्ट मकसद जो इस तरह का डॉक्टर जो ये समझता हो कि इसमें क्या इसके दिमाग में बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं, इम्बेलेंस हो रहा है, जिसके लिहाज से मेडिसिन की नीड है। और साइकोलॉजिस्ट जो उसकी काउंसलिंग के ज़रिए से, उससे बातचीत के ज़रिए से उसकी वजह जानने की कोशिश करेगा कि उसमें क्यों वो इस तरह से कर रहा है। ये इसी तरीके से है कि जैसे एक बोतल में अगर हम पानी भरें लेकिन साथ में उस बोतल में नीचे से होल हो और वो पानी निकलता चला जाए तो उस पानी भरने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर उसकी वजह को ख़त्म नहीं किया जाए, रिमूव ना किया जाए। तो साइकोलॉजिस्ट की भी खदमात लेनी चाहिए। इसी तरीके से स्कूल को भी, जो अच्छे स्कूल हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट करने चाहिए जो स्कूल की डिसिप्लिन को भी बेहतर बना सकेंगे और जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग स्टूडेंट्स हैं उनके मसाइल को भी जान सकेंगे, उन तक पहुंच सकेंगे और स्टूडेंट के, टीचर के बहुत सारे मसाइल हल हो सकेंगे। इसी तरीके से कोई सवाल ये पैदा होता है कि ये बच्चे स्कूल में ही ऐसा क्यों करते हैं? तो सिर्फ स्कूल में नहीं करते, वो घरों में भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा रिपोर्टिंग उस वक्त होती है जब स्कूल में कोई इस तरह का वाकया होता है और वो मीडिया में आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वाकयात होते हैं स्कूल्स में भी, तालीमी इदारों में भी, जो हम तक नहीं पहुंच सकते। तो इस तरीके से हमें यानी कि पेरेंट्स के तौर पे भी और स्कूल को भी उसके रीज़न को फाइंड आउट करना चाहिए। अगर स्कूल में कोई खेलने की जगह है, छत पे जाने की जगह है, और तो उसके लिए एक एसओपी होनी चाहिए। ये वाकया कोई भी इस तरह से यानी कि स्कूल मैनेजमेंट नहीं हो सकती जो उससे जानबूझ के ऐसा करते हो, लेकिन वो बेध्यानी में हो सकता है कि उनके नज़दीक ये रूटीन का मैटर हो, रूटीन में बच्चे वहाँ पे जाते हों। अब उन्हें क्या मालूम कि कोई बच्चा इस तरह से कोई स्टेप उठा सकता है। तो लिहाजा उनको भी चाहिए कि वो ज़्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का मसला है और पेरेंट का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम कीजिए। इसी तरीके से जो माहौल उसको लिए पेनफुल है या टॉक्सिक इन्वायरमेंट है वो हटा लीजिए, ताकि कोई ऐसा शख्स जो उसको परेशान कर रहा है वो हटा लीजिए। उसकी वजह को जब आप ख़त्म करेंगे तो वो इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। इसी तरीके से आपको यानी कि मैक्सिमम जितनी ज़्यादा हो सके उसकी केयर करनी चाहिए, और केयर का बेहतरीन तरीका कम्युनिकेशन है। जब आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी चीज़ों को बारीकी से आप जांचेंगे तो इस तरह के हादसा से बच सकेंगे। तो ये थी वीडियो, आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये दूसरे पेरेंट्स से और स्कूल से, मैनेजमेंट से, टीचर से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।